जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की, शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम होगा लेसन नंबर 8। क्या नाम है? इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, हमने इससे पहले आपसे कुछ वादे किए थे, उस वादे को पूरा करते हुए आज हम आगे बढ़ चुके हैं और वो वादा ख़त्म होने वाला है। वादा कुछ इस प्रकार से था कि हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र बोर्ड के स्टैंडर्ड 8th, 9th और 10th इन सारे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी के सिलेबस को, उसके बाद हिस्ट्री के सिलेबस को। तो उस वादे को हम पूरा करते हुए हमने 8th का लेसन खत्म कर दिया, 8th का जो ज्योग्राफी था खत्म कर दिया, 9th का ज्योग्राफी खत्म कर दिया और 10th का ज्योग्राफी सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं, एक 8th और एक 9th, और इसके बाद 10th का भी चैप्टर पूरे खत्म हो जाएंगे। आप जाके उसे हमने प्लेलिस्ट में जाके उसे डाल दिए गए हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन में। देखिए, पहले तो आपको एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि सर जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। अब जब आप 10th में आ गए हो, 9th में तो आपको था ही क्लियर, लेकिन कितने सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि सर हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ हमें इतिहास तो पता ही होता है, लेकिन हमें उसके साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम भी पता होना चाहिए उस समय का, कि वहाँ पे राजपाट किस तरीके से चलता था, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। इसलिए हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं। वैसे ही अगर आप बात करोगे ज्योग्राफी की, तो हमें ज्योग्राफी तो सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़, कहाँ पे कौन सी चीज़ है। ठीक है, उस चीज़ों से हमें क्या लाभ मिल रहा है, क्या फ़ायदे हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर उससे कोई फ़ायदे होंगे, जैसे अपने इंडिया में अच्छा क्लाइमेट कंडीशन है, अच्छे सारे हैं, नीचे कोस्टल इलाका है, 7500 किलोमीटर का हमें कोस्टल लाइन मिला है, प्लस हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन है। ये सारी चीज़ें का फ़ायदा क्या है? सर यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें इनकम आएगी, हमें गेन होगा, हमें प्रॉफिट आएगा, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इकोनॉमी आ गया। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो साइड बाय साइड इकोनॉमी की बात करते हैं। समझ में आ गया? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी का ये एक सब ब्रांच है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी एक ब्रांच है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वैसे ही एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी इसी का जस्ट एक ब्रांच है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सर लेसन का नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन मतलब क्या? सर इकोनॉमी मतलब सबसे पहले सर आपको कुछ नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है सर 3 टाइप की हमारे पास इकोनॉमी होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड आएगा आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड आएगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। सर ये कैसे, इसका क्या मतलब हो गया? सर इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है, जब कोल्ड वॉर जब चल रहा था, ठीक है, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था 1945 से लेके 1950, मतलब जब चला था 1991 तक। ठीक है, तो जब ये चला 1947 तक, तो जब 1947 में जब देश अपना आज़ाद हुआ, तब कुछ दुनिया 3 भागों में बढ़ गई थी। कुछ कैपिटलिस्ट बढ़ गई थी, कोई सोशलिस्ट में बढ़ गया था और कोई किसमें, मिक्स्ड में बढ़ गया था। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, जो कैपिटलिस्ट की तरफ आए थे, वो यूएसए था, उसने ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की शुरुआत की थी। वहीं जो सोशलिस्ट था उसको यूएसएसआर ने इस्टेब्लिश किया था। तो उस समय इंडिया से पूछा गया, क्योंकि पूरा देश बढ़ चुका था, पूरा दुनिया ही बढ़ चुकी थी 2 पार्टों में, एक कैपिटलिस्ट की तरफ और एक सोशलिस्ट की तरफ। ठीक है, तो क्या सर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? सर कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है कि सारी जो भी सारी चीज़ें होंगी ये प्राइवेट के पास होगी। जो भी सारे रिसोर्सेज होंगे वो किसके पास होंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। इनका ये मान्यता था कि अगर हम लोग सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर देंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। जैसे ये एग्जांपल देते हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो आपका काम फटाफट होता है, किसी प्राइवेट बैंक में जाओ या प्राइवेट जगह पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारी क्लीननेस और बहुत सारे अच्छे मैनेजमेंट्स देखने मिलते हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ी भी गंदगी नहीं देखने मिलती है और आपका काम फटाफट होता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आपको करप्शन लिया जाएगा, आपसे काम कराए जाएंगे, प्लस आपसे बहुत सारी आपका जो टाइम वेस्ट किया जाएगा वो अलग। क्लियर, और आपको हरास किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहते थे कि अगर हम पब्लिक के हाथ में दे देंगे तो ये सरासर
देश के लिए एकदम बेकार होगा, हम इसको क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे। ये किसका बनाता था, यूएसए का। और कैपिटलिस्ट का ये जो आइडिया था ये यूएसए से ही निकला था। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो आज प्रेजेंट के टाइम रशिया है, उसने बोला था कुछ भी बोलता है, सोशलिस्ट सबसे अच्छे होते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट के हाथ में देंगे तो फिर जनता क्या होगा, सोशलिस्ट सबसे अच्छा होता है। सोशलिस्ट इस तरीके से अच्छा होता है कि सारी पावर जो होगी वो किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास। किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास। और यहाँ पे किसके पास होगी, प्राइवेट के पास। ठीक है, तो ये बोलते हैं गवर्नमेंट के पास होगी। गवर्नमेंट के पास सारी चीज़ें होगी तो वो पब्लिक को सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध करा देगी, बहुत सारी आसानी से अवेलेबल करा देगी उनके लिए। ठीक है, और वो इसे यूज़ करेंगे कम दामों पे, और गवर्नमेंट इसका करेगी। ये एक सही था, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही बेकार तरीका था इस चीज़ों को, क्योंकि जब भी सारी पावर अगर गवर्नमेंट के हाथ में दे दी जाती है तो गवर्नमेंट उसका बहुत बेकार तरीके से यूटिलाइज करती है। क्लियर। ऐसी एक काम किया था वेनेजुला ने, और वेनेजुला की कहानी आप देख लो, वर्ल्ड में सबसे गरीब देशों में आता है, जहाँ पे आप अगर ये देख लो कि क्या बोलते हैं, अगर आप पॉवर्टी और मतलब जीडीपी अगर उनके यहाँ पे अगर आप इन्फ्लेशन रेट देख लोगे तो लैक्स परसेंटेज में चला गया, 34 लाख % में चला गया है। ठीक है, तो वो एकदम बेकार है, वो भी यही अपनाया था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसकी। तो सर जब 1947 चल रहा था उस समय इंडिया से पूछा गया कि भाई तुम बताओ तुम किसके साथ हो, कैपिटलिस्ट के साथ होगे, सोशलिस्ट के साथ रहोगे। तो इंडिया ने बोला भाई हम सबसे अलग है, अभी तो देश आज़ाद हुआ है, तुम सबके चक्कर में हम अपनी थोड़ी बजा लेंगे। हमको क्या करना है भाई, हमें अस्थिर रहना है, पहले दिमाग शांत होने दो, हम अपना अलग लेके चलेंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। क्या रहेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। समझ में आ गया, नॉन अलाइंड इस वजह से रहेंगे क्योंकि उस समय देखो हमने हिस्ट्री अगर आप जानते हो तो उस समय आपने देख लिया होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट चल रहा था। क्यों, क्योंकि हम लोग नॉन अलाइंड रहना चाहते थे, किसी ग्रुप के साथ नहीं रहना चाहते, नहीं इसके साथ नहीं इसके साथ। तो बोले फिर तुम क्या रहोगे, तो हम नॉन अलाइंड रहेंगे भैया। और तुम कौन सी इकोनॉमी उठाओगे, तो भैया बोले हम मिक्स्ड इकोनॉमी उठाएंगे। हम कौन सी इकोनॉमी उठाएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी उठा दिया। हालांकि और भी बहुत सारे कंट्री थे, लेकिन अभी हमें इंडिया की बात करनी है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या इकोनॉमी उठा लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी। बोले अच्छा तो तुम इसमें कैसे रन करोगे अपनी गवर्नमेंट, बोले भैया ठीक है, तुम में से कुछ अच्छाइयाँ ले लेंगे और तुम में से कुछ अच्छाइयाँ ले लेंगे, और दोनों से बनाएंगे अपना एक तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों से कुछ अच्छाइयाँ, इसमें से अच्छाइयाँ ले लेंगे और बनाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि सर इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगे, इसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तुम्हारी ये लिमिटेशन है, तुम्हें इस लाइन से आगे नहीं आना है, यहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसके, जैसे रेलवे हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में आएगी। फर्टिलाइजर्स, जो भी मेडिसिन, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में आएगी, प्राइवेट इसे नहीं ओन करेगा। अगर प्राइवेट इसे ओन करता है तो हमारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर। और बाकी जितनी सारी आपके लिए सुविधाएं छोड़ दी गई उसमें आप जाके इन्वेस्ट कीजिए, जो भी बनाना है, खाने पीने का सामान सब बनाइए, चलेगा। लेकिन इसमें कहीं कहीं लिमिटेशन डाल दी गई थी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी, और ये बहुत बेस्ट तरीका था देश चलाने का। क्लियर। तो अब समझ में आ गया इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया। तो अब समझा 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, हम कौन से, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। ठीक है सर अब मिक्स्ड इकोनॉमी तो हो गए हम लोग, लेकिन अब देश चलेगा कैसे, देश चलेगा कैसे। और आपने इकोनॉमी में 3 टाइप की बता दी। सर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी तो आपने बता दिया 3 तरीके से। सर इकोनॉमी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी, आपकी कंट्री में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई भी पैसे का लेन देन हो रहा है, कुछ आप बेच रहे हो, ले रहे हो, तो उसे इकोनॉमी कहते हैं। उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी घटेगी। समझ में आ गया। तो वही मैं अगर बात कर रहा हूँ मिक्स इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी अगर आप देखोगे तो हमारे अंदर 3 एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ बोल दो। देखो एक्टिविटीज़ बोलो, या तो सेक्टर बोलो, या ऑक्यूपेशन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 टाइप के सेक्टर्स, और ये इनमें भी चलते हैं, सब में कॉमन है, ये भी तीनों में यही चलता है, हर देश में यही तीनों चलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक और चौथा होता है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर जिसके अंदर
प्रोफेशनल्स लोग आ जाते हैं वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको बात नहीं करनी है, आपको ये तीनों के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। तो बात करते हैं प्राइमरी की पहले। सर प्राइमरी में क्या होता है? सर जैसे कि अगर आपको टोमेटो केचप बनाना है, जैसे कि आपको एक टोमेटो केचप की फैक्ट्री खोलनी है, तो टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टमाटर उगाने पड़ेंगे। सर टमाटर उगाओगे तो वो कौन सा प्रोसेस, कहाँ पे उगाओगे? फैक्ट्री में नहीं, धरती पे, ज़मीन पे। क्लियर? तो ये किसके अंदर आ जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है। इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा क्या रहता है? ज़्यादा इसमें हाथ रहता है, ठीक है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा हाथ रहता है प्राइमरी सेक्टर में। वहीं अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लें तो इसके अंदर फैक्ट्रीज का आ जाता है काम। अब देखो मेरे पास टमाटर उग गए नेचुरल रिसोर्सेज से, मैंने उगा लिया उसको धरती पे, सब अच्छे से कर लिया, क्लाइमेट कंडीशन बराबर था, मैंने उसको उगा लिया। अब उसको कहाँ भेजूंगा? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर मतलब फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फैक्ट्रीज में क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है ना, तो मैन्युफैक्चर वाला बनाना, ठीक है। तो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और टर्शरी में आपके होते हैं सर्विसेज, ठीक है। क्या होते हैं? सर्विसेज। अब तुम्हारा टमाटर उग गया, तुमने उसे फैक्ट्री में भेज दिया, भेजने के बाद अब वो जाएगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ पे? सब जगह सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी ऑक्यूपेशन सर्विसेज। प्राइमरी ऑक्यूपेशन नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी ऑक्यूपेशन सर्विसेज। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये तरीका हर एक कंट्री अपने यहाँ यूज़ करता है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। यही तो वो सारी सेक्टर्स थे, यही वो सारी एक्टिविटीज़ थी, यही वो सारे ऑक्यूपेशन थे जिसके वजह से कोई भी कंट्री ये अप्लाई करती है और जिस वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है या तो इकोनॉमी डाउन जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? समझा? या तो इकोनॉमी ग्रो होगी या तो इकोनॉमी गिर जाएगी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे की। अब मुझे बताइए सर, हम किस दो कंट्री के बारे में हमेशा बात कर रहे थे इससे पहले? 1st to 7th चैप्टर तक सिर्फ नन अदर दैन इंडिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो इंडिया और ब्राज़ील के बारे में देखेंगे कि इंडिया और ब्राज़ील में क्या अंतर है और क्या चल रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया? इकोनॉमी समझा मैंने, इकोनॉमी आपको बता दिया, उसके अंदर 3 टाइप की इकोनॉमी। इंडिया कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? गवर्नमेंट और जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर? इसके अंदर हम 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। क्लियर? मैंने आपको बता दिया प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज बनता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर सर्विस से बनता है। क्लियर है? इन सारी चीज़ों को जब हमने अपने कंट्री में यूज़ करते हैं तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी। क्लियर? इसी इकोनॉमी को हम दूसरे टर्म में कहते हैं, इसी इकोनॉमी को हम दूसरे टर्म में कहते हैं जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मेरे को एक सर बात बताओ, अगर किसी भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री है और कोई अगर मेरे से ये पूछेगा कि तुम अपनी इकोनॉमी बताओ, ठीक है, तो तुम ये बोलोगे क्या? मैंने प्राइमरी सेक्टर से इतने कमाए, सेकेंडरी सेक्टर से इतने कमाए, टर्शरी सेक्टर से इतने कमाए। अरे मेरे को इतना मगजमारी चाहिए ही नहीं, इतना कौन डिटेल याद रखेगा तुम कितना कमाए कितने नहीं। मेरे को ओवरऑल बताओ तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ, तुमने कितना कमाया, ठीक है। इसी को कहते हैं जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें डोमेस्टिक नाम आ रहा है ना, डोमेस्टिक हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए? अपने कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, मतलब इसके अंदर तुम विद इन कंट्री में, एक कंट्री में तुम कहीं भी जा सकते हो। जैसे अगर ये इंडिया है, ठीक है, देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए आपको, ठीक है। ये अगर इंडिया है तो अब ये इंडिया के अंदर अगर आप कहीं भी जा रहे हो, इंडिया के अंदर आप कहीं भी जा रहे हो तो इसको डोमेस्टिक बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? डोमेस्टिक एयरपोर्ट अगर दिखा तो वो भाई इंटरनेशनल नहीं लेके जाएगा आपको डोमेस्टिक में। अगर इंडिया से बाहर जाना है तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समझ में आ गया? तो विद इन इंडिया के अंदर डोमेस्टिक बोला जाता है। तो हम जीडीपी किसके देख रहे हैं? इंडिया की। तो जीडीपी बोला जा रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सारे प्रोडक्ट जो एक डोमेस्टिक एरिया में ग्रो हो रहे हैं और उनका जो भी निकल रहा है उसे बोलते हैं जीडीपी। मतलब इसका अगर सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो एक साल के अंदर आपके कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसका वैल्यूएशन जो होगा वही आपका जीडीपी होगा, ठीक है। जीडीपी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो भी चीज़ें सेकेंड हैंड गुड्स को छोड़ के, जो भी न्यू गुड्स, कार, जो भी चीज़ें बन रही है नई, सारी चीज़ें अगर एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है ना, 1 फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है? 31 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक,
नहीं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, सॉरी, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है और इसी समय, इसी को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और इसी समय हमारा जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। एक साल के अंदर एक देश में जितनी भी सारी चीज़ें बन रही हैं, एक साल के भीतर उन सारी चीज़ों का वैल्यूएशन निकाला जाता है और फिर बताया जाता है कि क्या है इसका जीडीपी, क्या है इस कंट्री की जीडीपी क्या है, और जीडीपी के बेस पे कंट्री को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का दर्जा मिलता है। ठीक है, डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप, ये 3 बातें होती है। ठीक है, एक डेवलप्ड होती है जो बहुत ही ज़्यादा विकसित होती है, जैसे यूएसए, नॉर्वे, लंदन, ये कनाडा, ये सारे लोग क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। वहीं दूसरी अगर डेवलपिंग की बात करें, जो डेवलप की तरफ बढ़ रही है, डेवलपिंग मतलब जो अभी प्रोसेस में डेवलप जाने के लिए, तो उनमें आता है इंडिया, अपने को इंडिया याद रखना है, उसमें ब्राज़ील भी आता है, और अंडर डेवलप में आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत सारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ले लो पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब क्या है, मतलब डेवलपिंग में तो आ रहे हैं लेकिन गिर गए हैं एकदम। ठीक है, तो वो सब आप ले सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इंडिया भी डेवलपिंग है और ब्राज़ील भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है। क्लियर। आज के समय अगर जीडीपी की बात करोगे इंडिया की, तो इंडिया की जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन। ठीक है, वहीं अगर 2016 की बात करोगे तो 2016 में आपको ये आंकड़े कोई नहीं पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम में ये सारे डेटा कोई भी नहीं पूछता है। अगर आपसे डेटा पूछा जाएगा तो आपको ऊपर पहले एक पाई चार्ट दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन में से बोला जाएगा कि उस ऊपर पाई चार्ट में देखो और नीचे आंसर दो। तो ये बहुत ईजी होता है, आपको आंकड़े बिल्कुल नहीं याद रखने। ठीक है, ये डेटा हरदम चेंज होता रहता है। 2016 में अलग होगा, आज 2023 चल रहा है, 2024 में ये चेंज होगा, आगे देखा जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो डेटा आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। क्लियर। आपको बस इतनी पता होना चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कोई चीज़ होती है जिससे हम अपने देश का इनकम निकालते हैं। ठीक है सर, जीडीपी के बाद हमें आता है जीएनआई। क्या होता है? जीएनआई। ठीक है, अब जीएनआई की जब बात करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। अब ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है सर? सर नॉर्मली वही जीडीपी जो थी, ठीक है, वही जीडीपी जो थी आपके विद इन कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों का वैल्यूएशन आपका जीडीपी में होता है। ठीक है, एक साल के भीतर। वहीं जीएनआई की बात करेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो ग्रॉस नेशनल इनकम के साथ ग्रॉस नेशनल इनकम में क्या होता है? जीडीपी तो इंक्लूड होती ही है, जीडीपी तो इंक्लूड होता ही है, प्लस इसमें इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट भी होता है। मतलब सर नहीं समझ में आया। सर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मतलब कंट्री के अंदर जो बना वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस बाहर से हमने कोई चीज़, जैसे अभी इंडिया है तो इंडिया के अंदर अब सब लोगों को आईफोन बहुत चाहिए रहता है, तो लोग क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, यहाँ वहाँ से अमेरिका से मंगाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया खरीदी करता है, तो इंडिया को बदले में इनको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हमने इंपोर्ट किया। क्या किया? बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से मंगाई, और जब मंगाओगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं इंपोर्ट। और इंपोर्ट किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ज़्यादा इंपोर्ट आपको नहीं करना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए आपका इंपोर्ट। ठीक है, वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में जब आप बात करोगे, एक्सपोर्ट मतलब सर हमारे देश में बहुत हो गया, हमारे देश के पास बहुत भरपूर है, सारे लोगों के पास अवेलेबल है, अब हमें बाहर इसे बेचना है। क्या करना है? इसे अब हम लोग को बाहर बेचना है। और जब बाहर बेचेंगे तो बदले में हम लोग अगर किसी को सामान बेचेंगे तो बदले में अपने पास क्या आएगा? क्या आएगा? फॉरेन करेंसीज आएगी ना, दूसरे देश की करेंसी आएगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो बाहर से इनकम आ रहा है और यहाँ इंपोर्ट में इधर का इनकम जा रहा है, तो इसको भी माइनस किया जाता है और फिर उसका वैल्यू निकाल के जीएनआई, जीडीपी प्लस जीएनआई कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं। 2016 में इंडिया का, अब देखो मैंने आपको सारे टर्म्स बता दिए हैं, सारे सेक्टर्स, इकोनॉमीज मैंने आपको बता दी क्या होती है। इकोनॉमी में जीडीपी होती है, जीडीपी से कैलकुलेट किया जाता है एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका वैल्यूएशन होता है सब। उसके बाद उसका जीएनआई निकाला जाता है, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके अंदर फॉरेन जो भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी निकाला जाता है। ठीक है, जीडीपी तो निकाली जाएगी, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितने सारी चीज़ें आपने खरीदी है और जितने सारे नहीं खरीदी है, मतलब जितने सारे आपने बाहर से खरीदे और जितने सारे आपने बेची है, उसको माइनस किया जाएगा और पॉजिटिव में उसका निकाला जाएगा और फिर आपको जीएनआई मालूम पड़ेगा। क्लियर। इसी के साथ साथ लास्ट में सर हम लोग पीपीआई निकालते हैं। पीसीआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीसीआई। सर पीसीआई क्या होता है? पर कैपिटा इनकम।
सर पर कैपिटा इनकम क्या होता है? सर पर कैपिटा इनकम कुछ इस तरीके से है कि आप, ठीक है, आप भले से आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने कितना कमाया, सब चीज़ें मालूम पड़ गई, नेशनल इनकम कितना कमाया वो भी मालूम पड़ गया। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि एक आदमी के ऊपर आपका जो पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो टोटल इनकम तो हमको पता है, सब जीडीपी और जीएनआई वो डाल दो इधर, और नीचे टोटल पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन कितनी उतने से माइनस कर दो और उतने से डिवाइड कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी इंडिया की पर कैपिटा इनकम एक आदमी कितना कमाता है हर महीने, ठीक है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक आदमी की टोटल इनकम कितनी है। क्लियर? समझ में आ गया? समझे? तो इस हिसाब से आपको ये काम करने हैं। तो पर कैपिटा इनकम, तो अब आपको मैं आंकड़े बताओ, थोड़ा सा ये सब बात बताता हूँ जो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आंकड़े याद नहीं करना, डाटा याद मत करना, डाटा कभी नहीं पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बस हाई लो ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग ने इसकी बात की, ठीक है, तो सर अब आते हैं इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर, ठीक है। अब याद रखना, अब हम दूसरा पेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं सर इंडिया और ब्राज़ील की, तो सर आपने बोल दिया कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, तो बताओ सर इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। तो बताओ ब्राज़ील क्या है? तो सर ब्राज़ील भी मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। नंबर 1 क्लियर। आते हैं यहाँ पे सर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। हमारे यहाँ पे ये तीनों सेक्टर हैं। ब्राज़ील में भी है क्या? हाँ सर तीनों ब्राज़ील में भी हैं, अवेलेबल हैं। अब सर मुझे बताओ क्या इंडिया में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा होता है, सेकेंडरी या टर्शरी? ठीक है, तो सर इंडिया में सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? टर्शरी सेक्टर होता है। वहीं सर ब्राज़ील में, तो सर ब्राज़ील में भी ये होता है, ठीक है। वहीं क्या होता है? ब्राज़ील में भी ये होता है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता है, टर्शरी सेक्टर है, ठीक है, वही सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर इंडिया की याद रखना, देखो मैं अभी आपको सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़े याद रखना, ठीक है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ सब लोग किसमें ये मतलब सारा ज़्यादातर इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पे चल रही है? सर सर्विस सेक्टर पे चल रही है। और सर ब्राज़ील की किस पे चल रही है? सर सर्विस सेक्टर पे, टर्शरी सेक्टर पे ही चल रही है। लेकिन सर इसमें उल्टा हो गया है। अब देखो आप एक बात बताओ, जिस चीज़ में ज़्यादा, जो चीज़ आपको ज़्यादा कमा के दे रही है, जाहिर सी बात है कि उस चीज़ में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ब्राज़ील के अंदर ये चीज़ तो देखने मिलती है कि जितने लोग टर्शरी में ज़्यादा हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा लोग किस में अवेलेबल हैं? टर्शरी में। ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? ब्राज़ील की टर्शरी में ही है, और टर्शरी ही इनका मेन क्या है? ऑक्यूपेशन है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का टर्शरी सेक्टर से ज़्यादा पैसे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व किसके अंदर हैं? तो सर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की इन्वॉल्व है। किसके अंदर है? ज़्यादातर पॉपुलेशन किसके अंदर इन्वॉल्व है? पॉपुलेशन प्राइमरी के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझा कि नहीं समझा? इंडिया का मेन पैसा आता है टर्शरी सेक्टर से, क्लियर। इंडिया का मेन पैसा आता है टर्शरी सेक्टर से, और ब्राज़ील का भी मेन पैसा आता है टर्शरी सेक्टर से। लेकिन इनके लोग ज़्यादा किस में इन्वॉल्व है? कौन से सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं? तो ब्राज़ील का तो बराबर दिखता है कि सर टर्शरी सेक्टर में तो ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन इंडिया का अलग दिखता है। इंडिया का ज़्यादा लोग पॉपुलेशन किस में काम करती है? प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम आ रही है सेकेंडरी सेक्टर से, अरे टर्शरी सेक्टर से। और ब्राज़ील का टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं और इनकम भी आ रही है टर्शरी सेक्टर से। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना क्लियर। अगर आपसे पूछा जाएगा सर इकोनॉमी की बात करो, अब चलो सर इकोनॉमी की बात करो, जीडीपी किसकी ज़्यादा है, इंडिया की या ब्राज़ील की? तो बोलना सर जीडीपी जो है वो इंडिया की ज़्यादा है और ब्राज़ील की कम है। ब्राज़ील की कम है, ठीक है। इंडिया की ज़्यादा है, ब्राज़ील की कम है। आपको जीडीपी जब आपको मैंने बताया, जीएनआई भी वही है, ठीक है। आपको यहाँ वहाँ थोड़ा भी नहीं जाना है। इंडिया की ज़्यादा है और ब्राज़ील की कम है, ठीक है।
समझ में आ गया। तो इंडिया की ज़्यादा है, ब्राज़ील की कम है। इसी के साथ साथ आपको एक और देश के कंपैरिजन किया गया है, इसके अंदर है यूएसए। अब ये यूएसए और ब्राज़ील और इंडिया का क्यों कंपैरिजन किया गया है? सर यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया और ब्राज़ील एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो जब बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि इसके सामने इंडिया और ब्राज़ील की तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्यों सर इतना क्यों वो डेवलप्ड है? सर पहली बात, उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है। दूसरी बात, उनके यहाँ जितनी पॉपुलेशन है सब वर्किंग पॉपुलेशन है, सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं और सब अपने पैरों पे खड़े हैं और वो सारे लोग काम करते हैं। अपनी इंडिया में आदमी कमाएगा, औरत घर पे रहेगी। ये ऐसा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। दोनों हाथ से तालियां बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आप ये सोचोगे कि लड़कियों को पीछे रखे सिर्फ मर्द ही आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जिस दिन अब सोचो सिर्फ मर्द काम कर रहे थे इतना हो रहा है, जिस दिन औरतें अपने देश के काम करने लग जाएंगी, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में एजुकेट हो जाएंगी, जब सारे सेक्टर्स में एजुकेशन आ जाएगा और फिर सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो सोचो कितने हाई लेवल पे जाएगा इंडिया। क्लियर है, तो आपको दोनों को मिला के काम करना पड़ेगा। क्लियर है। प्लस हमारे यहाँ कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें भी तो बहुत सारी हैं, ठीक है, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके। इस वजह से इंडिया इन डेवलप कंट्रीज़ में अपना नाम शुमार नहीं कर पाता है, वहीं इंडिया डेवलपिंग कंट्री में महज रह जाता है। तो इंडिया और ब्राज़ील की मैंने आपको बता दी। इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है, इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है और ब्राज़ील का जीडीपी कम है इंडिया के कंपैरिजन में। वहीं अगर चीनी की बात करें तो इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है, ब्राज़ील का कम है। वहीं लेकिन सर मामला यहाँ फंस जाता है, मामला यहाँ पे फंस जाता है, पर कैपिटा इनकम। अब याद रखो, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है या ब्राज़ील की पॉपुलेशन ज़्यादा है? सर इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है? इंडिया की। ब्राज़ील की कम है। तो अब मुझे बताओ कि पीसीआई पर कैपिटा इनकम होता है जीडीपी का। मैंने बताया था ना, टोटल इनकम मतलब जीडीपी डालो यहाँ पे और अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, देश से जितनी इनकम हुई और उतनी पॉपुलेशन। एक बात बताओ, इसको आप अपने घर पे ले लो, ठीक है। टोटल इनकम आपके घर की कितनी कमाई है? 100 रुपये। आपके घर की कमाई कितनी है? मान लो 10 रुपये। आपके घर की कमाई है 10 रुपये और घर में रहते कितने लोग हैं? 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग। तो एक आदमी के ऊपर कितना आया? 5 रुपये। आप समझ में आया। लेकिन एक घर ले लो, एक घर ले लो जिसे घर की कमाई 20 रुपये है, जिसके घर की कमाई 20 रुपये, लेकिन उसके घर में रहते कितने लोग हैं? 10 लोग। उसके घर में रहते कितने हैं? 10 लोग। तो एक आदमी पे कितना आया? 2 रुपया। कितना आया? 2 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से इंडिया का, हालांकि आपको समझ में आ गया, दूसरे घर का जो इनकम था वो ज़्यादा था और पहले घर का इनकम तो था कम था, लेकिन वो लोग जो पहले घर वाले हैं वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। क्यों? क्योंकि 2 ही लोग थे, उनका पैसा एक जन पे 5 रुपये खर्चा हो रहा था। वहीं दूसरे वाले के ऊपर जब हमने देखा तो उसके ऊपर 2 रुपये खर्चे हो रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं? 5 लोग रहते थे, उसमें 20 रुपया कमाई थी और उसमें कितना हो गया? कितना हो गया? 2 तो 4, 20 रुपया था ना, तो कितना हो गया? 4 5 20, तो 4 रुपया, सॉरी, तो कितना हो गया? 4 रुपया खर्चा। एक पे 5 रुपया खर्चा हो रहा है, एक में 4 रुपया खर्चा हो रहा है, जिस वजह से भले से दूसरे घर वाला कमा ज़्यादा रहा है लेकिन उसके अंदर पैसे कम हो रहे हैं। क्लियर है। एक आदमी बहुत कम खर्चा कर पा रहा है, इस वजह से उसका पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। यही देखने मिला इंडिया और ब्राज़ील में। ब्राज़ील का जीडीपी कम था, इंडिया का जीडीपी ज़्यादा था, ग्रॉस नेशनल इनकम भी ज़्यादा था और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी दोनों ज़्यादा था। लेकिन वहीं जब पीसीआई की बात आई तो पीसीआई में इंडिया नीचे चला गया, इंडिया का पीसीआई पर कैपिटा इनकम चला गया और वहीं ब्राज़ील का पर कैपिटा इनकम उड़ गया। ब्राज़ील का पर कैपिटा इनकम उड़ गया। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर इंडिया और ब्राज़ील का, इंडिया का जीडीपी ज़्यादा होने के बावजूद क्यों इंडिया का पीसीआई कम है? इंडिया का पीसीआई कम है तो बोलना पॉपुलेशन की वजह से। हमारे पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हालांकि हमने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन उन पॉपुलेशन के ऊपर जब हमने वो पैसा डाल के देखे तो वो बहुत ही कम आया। समझ में आ गया, जिस वजह से इंडिया का पीसीआई कम है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्यों डेवलप कंट्री इतनी डेवलप्ड है? क्योंकि उनके यहाँ पे टेक्नोलॉजीज, जो भी वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसको पेटेंट कर लेते हैं। क्लियर है। और पेटेंट कर लेंगे तो कोई आगे जाके उस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएगा। जो भी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ये बनाएंगे, इनसे तुम परचेस करो और जब तुम इनसे परचेस करोगे तो आफ्टर ऑल पैसे इनको मिलने वाले हैं, तुमको नहीं मिलने। सिर्फ वही नहीं, एजुकेशन भी मायने रखता है, ठीक है। और वहाँ पे जो यहाँ पे कास्टिज्म चलता है इतना सारा, वो वहाँ पे नहीं चलता है। वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ठीक है। अगर आपकी पॉपुलेशन कम होगी ना तो आप थोड़ा भी पैसा कमाओगे तो बहुत सुकून से रहोगे। बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग फॉर्मूला अपने यहाँ चलता है, हम दो हमें कितने भी दो,
ठीक है। तो उस तरीके से करना है आपको। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। बहुत ही देखिए अलग अलग पार्ट बनाएंगे इसका, बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये जो 2 लेसन है 8th और 9th ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक थर्ड वाला फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ये तीनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया था, उसका बहुत सारा पार्ट बनाया था। इसका भी मैं बहुत सारे पार्ट बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और देखिए आपको इसी तरीके से आपको ये पढ़ाई करनी थी, और आपको जो आज मैंने पढ़ाया है वो जाके आपको करना ही करना है घर पे जाके। आप ये मत बोलना कि मैं कल कर दूंगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जिसने किया कल दिन गए टल, जिसने किया परसों दिन गए मतलब बीत गए बरसों, और जिसने किया आज वही करेगा राज। तो यही आपको लेके चलना है। अगर आज नहीं तो राज नहीं, समझ जाओ, आगे जाके बहुत पछताओगे, सोचोगे कि क्या हुआ था, क्या मैंने नहीं किया था, लेकिन उस समय कुछ नहीं होने वाला है। आज ही करो, पेन उठाओ, बुक उठाओ और लग जाओ अपने काम पे। दुनियादारी गई भाड़ में। दुनिया वही आएगी आपको, जब आप फेल हो जाओगे तो हंसने आएगी, और जब आप पास हो जाओगे तो आपको चीयर अप करने भी वही आएगी। क्लियर है? उनका काम ही वही है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और राज अकेडमी दीवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 था, अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।